हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीजी। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि एक कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या एंड ऑफ द ईयर में कितना इनकम हो रहा है वो हम लोग निकाल सकें। ये एक बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है, जो चलो देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। हम लोग ना ये इनकम स्टेटमेंट बनाना एक स्टोरी के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। जिन्होंने कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग किया हुआ होगा उनके लिए बहुत इजी लगेगा। तो सपोज देखो, मुझे एक कंपनी बनाना है, ठीक है। सपोज आई वांट टू ओपन अ कंपनी एंड सपोज आई वांट टू ओपन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। मैं एक ऐसा कंपनी बनाऊंगी जो पेन मैन्युफैक्चर करता है। अब देखो, मुझे पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए या मुझे अपना कंपनी बनाने के लिए मुझे फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो मुझे फंड्स कलेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग लोगों से। तो सपोज मैं मिस्टर ए के पास गई टू कलेक्ट फंड, ठीक है। मैं मिस्टर ए को बोली, मिस्टर ए मुझे 10 लाख रुपीस चाहिए टू मेक अ पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मिस्टर ए बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसा तो दे दूंगा, बट इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो मैंने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए, अगर आप मुझे फंड देते हो तो इसके बदले आप कंपनी का अलग अलग टाइप के ओनर हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हो, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन सकते हो, या फिर आप मुझे लोन की तरह डिबेंचर्स होल्डर बन जाओ और मुझे लोन दे दो, ठीक है। तो मुझे मिस्टर ने कहा कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर बनोगे तो आप कंपनी के मालिक बनोगे, यू विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी। तो मिस्टर ए खुश हो गया। वो बोला, क्या मैं पूरा कंपनी का मालिक बन जाऊंगा? मैंने कहा हाँ। वो बोला कि क्या ईयर के एंड में जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब मेरा हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसको ये भी कहा कि बट अगर साल में लॉस हो जाता है तो वो भी आपका, ठीक है। तो अब वो थोड़ा बोला कि क्या बोला आपने, लॉस भी मेरा? तो मैंने कहा देखो मिस्टर ए, आप अगर एक कंपनी के ओनर हो तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो भी आपका, और जो लॉस होता है वो भी आपका। तो मिस्टर ए क्या बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब तो इसमें रिस्क है। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो मिस्टर ए बोला, लेकिन ठीक है, मैं मेरे पास 6 लाख रुपीज है, मैं आपको 6 लाख रुपीज अभी दे देता हूँ, मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स बनूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मुझे क्या हुआ, मुझे मिस्टर ए से कितना फंड मिला? 6 लाख रुपीज मिला। तो बेसिकली 60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, ठीक है। ये है मिस्टर ए का। ओके, बट देखो, मुझे टोटल कितना चाहिए था? मुझे 10 लाख चाहिए था। तो अभी भी मुझे क्रंच लग रहा है मनी में। तो अब मैं गई मिस्टर बी के पास, ठीक है। मैं मिस्टर बी को बोली कि मिस्टर बी मुझे 4 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट है, मुझे एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना है। मिस्टर बी को भी मैंने इक्विटी शेयर होल्डर का ऑप्शन सजेस्ट किया, बट उसने कहा कि नहीं, इसमें तो मुझे बहुत रिस्क लग रहा है, कुछ और ऑप्शन। तो मैंने उसको कहा कि फिर आप डिबेंचर होल्डर बन जाओ। तो मिस्टर बी बोला कि हाँ, डिबेंचर होल्डर्स क्या होता है? तो मैंने कहा देखिए, डिबेंचर होल्डर्स लोन की तरह होता है। अगर मैं आपको डिबेंचर सेल करती हूँ, या मतलब आपको अगर डिबेंचर्स इशू करती हूँ, तो आप मेरे को फंड दोगे, उसके बदले में कंपनी से आपको हर एक साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो मिस्टर बी बोलता अगर लॉस होगा तो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? तो मैंने कहा हाँ मिलेगा, बट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर बी बोला, मतलब अगर कंपनी का बहुत प्रॉफिट भी होता है तो भी मुझे उतना ही अमाउंट मिलेगा? हम बोले हाँ, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ओनर नहीं हो, है ना, आप मुझे लोन दे रहे हो, तो लोन का जितना भी रेट रहेगा उस रेट से आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही ज्यादा ना ही कम। मिस्टर बी बोला ठीक है, ये मेरे को सही लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं। तो मिस्टर बी ने मुझे 4 लाख रुपए दिए, ठीक है। 10% डिबेंचर्स एट रुपीज सपोज 100 ईच, सपोज, ठीक है। अच्छा, 4 लाख नहीं देके सपोज उसने मुझे दिया 3 लाख रुपीज, ठीक है। अभी भी मुझे मनी का शॉर्टेज है,
राइट। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए था बट मुझे अभी तक सिर्फ 9 लाख मिला। तो अब मैं गई मिस्टर सी के पास। मैं मिस्टर सी को बोली कि सर मुझे अभी 1 लाख रुपीज चाहिए। सेम वही चीज, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना है। तो मिस्टर सी ने प्रेफरेंस शेयर्स चूज किया, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में उनको क्या लगा कि मैं ओनर भी रहूंगा और मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा भी होगा। तो मिस्टर सी ने मुझे क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया। मतलब मुझे 1 लाख रुपीज दिया और मैंने उनको प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया। तो सपोज प्रेफरेंस शेयर एट ₹10 ईच उनको इश्यू हुआ है। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुआ है। सपोज 10% 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट ₹10 ईच उनको इश्यू हुआ है, ठीक है। अब देखो अब देखो पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे फंड्स तो मिल गया बट मेरे पास तो जगह है ही नहीं, मैं पेन कहाँ मैन्युफैक्चर करूंगी। तो मैं गई मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर एक्स लैंड ओनर है, मतलब गोडाउन ओनर्स है, ठीक है, उसके काफी सारा गोडाउन का चेन्स है। उससे मैंने एक जगह रेंट पे लिया। तो मिस्टर एक्स मेरे को बोलता है कि ठीक है मैं रेंट दे दूंगा, महीने का मुझे चाहिए 20,000 रुपीज। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी आपको। तो मिस्टर एक्स से मैंने गोडाउन लिया, महीने का 20,000 पर मंथ मुझे पे करना है। इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर मी, है ना, क्योंकि मुझे एवरी मंथ विदाउट डिले पे करना पड़ेगा, वेदर मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। चलो अब लेट अस सी हाउ टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स amount, ठीक है। चलो तो सपोज इन ईयर 1 आई हैव मैन्युफैक्चर्ड 10,000 पेन्स। मैंने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 10,000, ठीक है। और मैं सेलिंग प्राइस रखी हूं मेरे पेन का पर यूनिट 100 रुपीज, ठीक है। तो देखो इनकम स्टेटमेंट्स वी ऑलवेज स्टार्ट विद सेल्स। तो मेरा टोटल सेल्स ईयर का कितना हुआ, 10 लाख रुपीज हुआ है, ठीक है। सेल्स में से सबसे पहले वी डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स में से फर्स्ट व्हाट वी विल डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो सेलिंग प्राइस मैंने 100 रुपीज रखा है। सपोज मेरे को वो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए एक पेन का कॉस्ट पड़ता है ₹50। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक पेन का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक पेन बनाने को मुझे जो खर्चा लगता है दैट इज 50 रुपीज। तो देखो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10,000 विच इज इक्वल टू 50 लाख, सॉरी क्या बोल रही हूँ, 5 लाख, राइट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से आएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। This minus this. Oh.
ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन से नेक्स्ट हम लोग डिडक्ट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हम लोग का मिस्टर एक्स वाला फिक्स कॉस्ट है। मिस्टर एक्स से हम लोग मंथली 20,000 रुपीज दे के गोडाउन रेंट पे लिए थे, तो एक साल का कितना हो जाएगा 12 इंटू 20,000। तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करने से आना चाहिए EBIT। नाउ व्हाट इज EBIT? EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो अब जैसे वर्ड्स आपने सुना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अब हम लोग को नेक्स्ट क्या लेस करना है? इंटरेस्ट लेस करना है। तो चलो इंटरेस्ट लेस करते हैं। अब इंटरेस्ट किसको मुझे देना पड़ेगा? इन तीनों में से मिस्टर बी को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि उसने 10% डिबेंचर्स लिया है मेरे से। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 3 लाख विच इज 30,000। तो चलो 30,000 लेस करते हैं, तो अब आ जाएगा EBT। क्योंकि देखो हम लोग ने अब इंटरेस्ट जब लेस कर दिया है तो ऑब्वियसली EBIT में से इंटरेस्ट हट गया, तो बचा सिर्फ टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो एज आई सेड यहाँ पे अब आएगा टैक्स का बारी, तो लेस टैक्स। अब देखो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट हम लोग से लेता है, तो इट इज प्री डिस्क्राइब, ठीक है। हम लोग उसमें से कुछ भी नहीं बोल सकते कि मैं इतना ही दूंगी या उतना ही दूंगी, नहीं। गवर्नमेंट जो भी अमाउंट स्पेसिफाई करता है हमें उतना ही देना पड़ता है, राइट। तो देखो सॉरी, तो देखो यहाँ पे टैक्स, टैक्स सपोज गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है, वो है 50%। तो बस ठीक है, जो अमाउंट है अब उसका देना ही पड़ेगा, तो इट इज 50% ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट बचता है EAT। EAT मतलब होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स से जब टैक्स माइनस कर दिए तो ऑब्वियसली आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब देखो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से अब ये जो टोटल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट देखते ही मिस्टर ए और मिस्टर सी भागे भागे आए, मेरे को बोले सारा प्रॉफिट मेरा। तो हम बोले कि नहीं, सबसे पहले ये प्रॉफिट का शेयर मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक एक्स्ट्रा राइट होता है, फर्स्ट राइट होता है टुवर्ड्स द अर्निंग या प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, तो लेस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, या प्रेफरेंस अर्निंग्स, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 लाख रुपीज मेरा टोटल प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है, उसका 10% इज माय प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो मुझे अब प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो अब बचेगा पाफेश। पाफेश मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो देखो ये है मेरा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब चलो एक बार एक ग्लांस में इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ये है हम लोग का इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेल्स से। सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या माइनस करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें मिलता है EBIT। इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि EBIT है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, क्या बचेगा? EBT विच इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। नेक्स्ट हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, कितना था टैक्स? 50%, तो वी आर सब्ट्रैक्टेड, तो हमें मिलता है EAT विच इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से ये जो टोटल जो अर्निंग्स है इसमें किसका हक रहता है? इसमें हक रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एंड इक्विटी शेयर होल्डर का, बट फर्स्ट हक हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रहता है। तो इसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा पाफेश विच इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है।
So this is how we make an income statement. Income statement in financial management is very important because बहुत सारे या almost all chapters में ही हमें income statement लगता है. In the next video, I will be covering leverage for you all. Thank you so much everyone for attending. Please like, subscribe and share the video with your friends. Comment down below if you have any doubts and I will clarify it for you. Also comment down what all videos do you all require to avail classes. Details are given in the description box. Thank you so much.